Welcome to Sai Medical Biochemistry. I am your educator Pushpanjali, and in today's lecture we are going to dive into eukaryotic DNA replication, a very important and high yield topic for MBBS first year university exams, and we'll cover the complete process step by step, including initiation, elongation and termination, along with a clear understanding of the types of eukaryotic DNA polymerases. So this topic is not only important for short questions, but long questions are also frequently asked. So it's essential to build a strong conceptual understanding. And also, if you haven't watched my prokaryotic DNA replication lecture yet, make sure to check that first, and it will make understanding eukaryotic DNA replication much easier and more intuitive. So stay focused and try to grasp each concept carefully as we move along. Let's get started. Eukaryotic DNA replication. DNA in eukaryotic cells much larger than DNA in prokaryotes. यूकैरियोटिक सेल्स में DNA प्रोकैरियोट्स के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा लार्ज और कॉम्प्लेक्स होता है, और इसलिए इसके रेप्लिकेशन भी जो है एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस होती है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यूकैरियोटिक DNA जो है वो फ्री फॉर्म में नहीं होता, बल्कि ये क्रोमैटिन स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज्ड होता है, जहाँ DNA न्यूक्लियोप्रोटीन्स मेनली हिस्टोन्स के साथ टाइटली पैक्ड रहता है। इसलिए इतने लार्ज और हाईली ऑर्गेनाइज्ड जीनोम को एक्यूरेटली कॉपी करने के लिए यूकैरियोटिक DNA रेप्लिकेशन एक केयरफुली रेगुलेटेड और कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस होता है। सो ऑर्गेनाइज्ड, इसीलिए यहाँ लिखा है कि ऑर्गेनाइज्ड इनटू मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर विथ न्यूक्लियोप्रोटीन्स क्रोमैटिन। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट DNA पॉलीमरेजेस इन यूकैरियोट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में शॉर्ट नोट में लिखने आता है। आप ध्यान दीजिएगा कि आपको DNA पॉलीमरेजेस इन यूकैरियोट्स लिखने आ रहा है या फिर प्रोकैरियोट्स। तो जब यूकैरियोट्स आए तो यूकैरियोट्स में आपके पास 5 टाइप्स के DNA पॉलीमरेजेस हैं। DNA पॉलीमरेज अल्फ़ा, जो कि सिंथेसाइज करता है प्राइमर्स को, जो कि दोनों ही स्ट्रैंड में आपने प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन भी देखा होगा, और आपने देखा होगा कि लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड दोनों पर ही हमें प्राइमर की ज़रूरत होती है, क्योंकि DNA पॉलीमरेज खुद से सिंथेसिस स्टार्ट नहीं कर सकता, उसे RNA प्राइमर की ज़रूरत होती है। तो दोनों ही लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड जो DNA के होते हैं, उन पर प्राइमर को लाने का काम या सिंथेसिस कराने का काम DNA पॉलीमरेज अल्फ़ा करता है। और इस पे ध्यान देने वाली बात यह है कि DNA पॉलीमरेज अल्फ़ा के पास कोई भी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती है। हमने लास्ट प्रोकैरियोटिक का अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो आप जाके देखें, वहाँ हमने डिस्कशन किया था कि 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी को हम प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इसके पास ये प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं है। DNA पॉलीमरेज बीटा, इसका सिमिलर फंक्शन DNA पॉलीमरेज 2 की तरह होता है प्रोकैरियोट्स के। तो वहाँ पर हमने देखा था DNA पॉलीमरेज 2 जो होता था उसके पास क्या था, DNA रिपेयरिंग का काम करता था, लेकिन वहाँ उसके पास प्रूफ रीडिंग की एक्टिविटी होती थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसके पास प्रूफ रीडिंग की एक्टिविटी नहीं होगी, इसे ध्यान रखिएगा। देन आता है DNA पॉलीमरेज गामा, जो कि एक्सक्लूसिवली माइटोकॉन्ड्रियल DNA के लिए रेप्लिकेशन के लिए इन्वॉल्व करता है, वहाँ पे इसका रोल होता है, और इसमें आपको प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी देखने को मिलेगी। देन आता है DNA पॉलीमरेज आपका डेल्टा जो होता है वो बिल्कुल DNA पॉलीमरेज 3 के एनालॉगस होता है, और DNA पॉलीमरेज 3 की तरह होता है। इसके पास क्या होती है, प्रूफ रीडिंग की एक्टिविटी होती है, और ये लैगिंग स्ट्रैंड DNA सिंथेसिस कराता है। फिर आता है DNA पॉलीमरेज एप्सिलॉन, जो कि लीडिंग स्ट्रैंड DNA सिंथेसिस कराता है। तो एक मैं याद रखने का आपको निमोनिक बताती हूँ कि एप्सिलॉन में EP आता है ना, एप्सिलॉन में तो E से स्टार्ट होता है एप्सिलॉन। तो आपने ध्यान रखना है कि लीडिंग स्ट्रैंड में भी लीडिंग में E आता है। तो अगर E आ रहा है तो उस तरह से एप्सिलॉन याद रखिएगा। यानी याद रखिएगा, लीडिंग स्ट्रैंड DNA सिंथेसिस के लिए DNA पॉलीमरेज एप्सिलॉन की ज़रूरत होती है, और DNA पॉलीमरेज जो डेल्टा है वो लैगिंग स्ट्रैंड DNA सिंथेसिस के लिए होती है। तो आपने ऐसे ही ध्यान रखना है, और दोनों में ही प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है, और DNA पॉलीमरेज गामा में भी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है। ये थे आपके DNA पॉलीमरेज इन यूकैरियोट्स। अब इसकी और भी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है जब आप DNA रेप्लिकेशन यूकैरियोट्स में पढ़ते हैं,
तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स और भी प्रोटीन्स और एंजाइम्स की होती हैं उसे हम देखते हैं। देन आता है प्राइमेज। प्राइमेज क्या कराता है, सिंथेसाइज कराता है शॉर्ट आरएनए प्राइमर्स को, जो कि अलाउ करेगा डीएनए पॉलीमरेज टू बिगिन रेप्लिकेशन इन यूकैरियोटिक सेल्स, है ना। तो ये प्राइमेज का रोल है। देन डीएनए हेलिकेज। डीएनए हेलिकेज, वहाँ पे हेलिकेज था और आपने देखा था वहाँ पे उसका क्या नाम था, वहाँ पे हेलिकेज का नाम था डीएनए बी, और हेलिकेज लोडिंग का काम करा रहा था डीएनए सी इन प्रोकैरियोट्स। लेकिन आप देखें यूकैरियोट्स में इसका नेम जो है चेंज हो जाता है और इसका नाम हो जाता है MCM227 कॉम्प्लेक्स। प्लीज़ इसे ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसका MCM227 कॉम्प्लेक्स का फुल फॉर्म होता है मिनी क्रोमोसोम मेंटेनेंस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब वहाँ पे आप हेलिकेज बोलते थे या फिर आप डीएनए बी बोलते थे और उसको लोड कराने वाले को आप बोलते थे डीएनए सी। लेकिन यहाँ पर यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन में सेम हेलिकेज का ही काम करेगा MCM27 कॉम्प्लेक्स, मीन्स अनवाइंडिंग करेगा डीएनए डबल हेलिक्स को और रेप्लिकेशन फॉर्क बनाएगा। देन आता है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। वहाँ भी आपने देखा था सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन आती थी, SSPs आते थे, जो कि क्या करते थे, जो कॉइल्ड डीएनए होते थे उस पर जुड़ करके उसको स्ट्रेट लीनियर फॉर्म और बनाते थे, जिससे कि पॉलीमरेज उस पर ईजिली चल पाए और ईजिली पॉलीमराइजेशन का काम करा पाए। तो यहाँ पर उस SSP का नाम, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन का नाम चेंज हो जाता है और यूकैरियोट्स में इसका नेम हो जाता है रेप्लिकेशन प्रोटीन A। इसका फंक्शन क्या है, ये स्टेबलाइज करता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को, ये रीएनीलिंग को प्रिवेंट करता है कि दोबारा से दो स्ट्रैंड्स जो थे, जो उनके बीच का जो बॉन्ड था, इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड था, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, वो फिर से दोबारा वो बना सकते हैं। तो उस रीएनीलिंग को प्रिवेंट करने के लिए सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन आते थे और यहाँ पर इसका नाम चेंज होके क्या हो जाता है यूकैरियोट्स में, रेप्लिकेशन प्रोटीन A, RPA। अब जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं वो फ्रेजाइल नेचर के होते हैं, तो RPA जो है मीन्स रेप्लिकेशन प्रोटीन A जो है वो प्रिवेंट करेगा न्यूक्लियस डैमेज से। ये डीएनए पॉलीमरेज को एफिशिएंटली वर्क करने में हेल्प करेगा और ये प्रॉपर रेप्लिकेशन का फॉर्क स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन करेगा। देन आता है टोपो आइसोमरेजेस। हमने वहाँ भी प्रोकैरियोट्स में भी देखे थे। टोपो आइसोमरेजेस जो होते हैं वहाँ पे टोपो 1, टोपो आइसोमरेज 1, टोपो आइसोमरेज 2, जहाँ जो कि हमने वहाँ पे टोपो आइसोमरेज 2 को गायरेज बोला था, लेकिन यहाँ पे उसका गायरेज नेम नहीं होगा, यहाँ पे टोपो आइसोमरेज 1 एंड टोपो आइसोमरेज 2 होगा। फंक्शन वही है, सुपर क्वाइलिंग को या जो भी टेंशन होती है, सुपर क्वाइलिंग टेंशन होती है, जो कि हेलिकेज जब अनवाइंडिंग करता चलता है तो जो सुपर क्वाइलिंग से टेंशन क्रिएट होती है उसको रिमूव करने के लिए टोपो आइसोमरेज आते हैं। टोपो आइसोमरेज 1 को आप ध्यान रखिएगा 1 कट लगाता है और दोबारा से फिर जो भी टॉर्शनल स्ट्रेन होती है उसको हटा करके फिर दोबारा से उसको क्लोज कर देता है, सीलिंग कर देता है। अब टोपो 2 क्या करता है, 2 कट लगाता है। इसी तरह से आप ध्यान रखिएगा 1 एंड 2, टोपो आइसोमरेज 2 जो है 2 कट लगाएगा और ATP को यूज़ करता है, ठीक है। देन आता है PCNA। PCNA बोलते हैं हम प्रोलिफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन को बोलते हैं, ये एक प्रोटीन है। वहाँ पे आपने देखा था स्लाइडिंग क्लैम्प, जिसको हम लोग बीटा क्लैम्प लोडर भी बोलते थे, सॉरी बीटा क्लैम्प बोलते थे, और क्लैम्प लोडर्स भी आते थे। तो वहाँ पर जो ये वहाँ जो क्लैम्प होते थे उनको हम लोग बीटा क्लैम्प बोलते थे। यहाँ पे उनका नाम यूकैरियोट्स में उनका नाम बदलकर हो जाता है PCNA, प्रोलिफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन। इस तरह से आप ध्यान रखते रहिएगा कि क्या क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन में, कैसे कैसे वही सेम काम वाले प्रोटीनों के नाम चेंज हो जा रहे हैं, एंजाइम्स के नाम चेंज हो जा रहे हैं। अब ये क्या करता है, आपको पता है कि बीटा क्लैम्प का काम क्या होता था, वो डीएनए पॉलीमरेज को अटैच रखता था डीएनए पर, जिससे कि एक प्रॉपर प्रोसेसिविटी जो डीएनए पॉलीमरेज की होती थी वो जल्दी जल्दी सिंथेसिस करता था और बहुत ही जल्दी रेप्लिकेशन का प्रोसेस करता था। ठीक वही काम यहाँ पर किसका होता है, PCNA का होता है। देन वहाँ पर क्या आते थे, डीएनए पॉलीमरेज 1 आते थे, जिनके पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती थी, वो प्राइमर का रिमूवल करते थे। यहाँ पर यूकैरियोट्स में प्राइमर के रिमूवल के लिए RNase H एंड FEN1 आते हैं, फ्लैप एंडोन्यूक्लियस 1 आते हैं, जो कि
मोस्ट ऑफ द आरएनए प्राइमर को हटाते हैं। हम अभी आगे देखेंगे कि फ्लैप एंडोन्यूक्लियस 1 और आरएनएज एच कैसे प्राइमर रिमूवल करते हैं, और यहाँ पर दो हमें इनकी क्यों ज़रूरत पड़ी, आरएनएज एच एंड फ्लैप एंडोन्यूक्लियस की ज़रूरत, दो एंजाइम्स की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। वहाँ पर तो हमारा काम डीएनए पॉलीमरेज 1 से ही हो जा रहा था, क्योंकि वही क्या कर रहा था, कंप्लीट प्राइमर का रिमूवल कर दे रहा था। तो ये थे आपके जो एंजाइम्स और प्रोटीन्स जो कि यूज़ होते हैं यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन में, और कैसे हमने इसको कंपेयर किया प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन से, ये आपने देखा।